अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हमारे साथ एक मेहमान है और आप तो इनको अच्छी तरह जानते ही हैं। यूट्यूब पे मतलब अपना चैनल चलाते हैं ये और इनकी वाइफ वगैरह पाशा, और मैं अली इमरान की बात कर रहा हूँ। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ वहीद भाई, आप बताइए, खैर खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? बस कुछ भी नहीं हो रहा है, अब पाकिस्तान क्रिकेट की रिजम्पशन का इंतजार कर रहे हैं, देखें क्या कल से तमाशे शुरू है। हमारे लिए। कल से बांग्लादेश से शुरू है कि पहला बस कल T20। और से अच्छी शुरू चीज है, ये है मुश्किल कि टूर है मतलब पाकिस्तान का। अब पता नहीं वेस्ट इंडीज भी हम जा रहे नहीं जा रहे, मतलब हमने तो लगता है कि पूरी दुनिया की हट धर्मी का ठेका हमने ही लिया हुआ है। जो कुछ कर ले हट धर्मी दूसरों की होती है, हमारी कभी कुछ नहीं होती है। नहीं, लेकिन मसला ये ना अली के मतलब वेस्ट इंडीज का ये मतलब होस्ट बोर्ड वेस्ट इंडीज है, ठीक है ना। उन्होंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि 3 T20 इंटरनेशनल है और 3 वनडे है। वो अपना वनडे खेलना चाह रहे हैं। अब आप एकदम से जो है 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले आप कहते हैं नहीं यार, मतलब वनडे खत्म कर दो और T20 कर दो सीरीज। तो ये ऑप्शन होस्ट बोर्ड का है। होस्ट बोर्ड की मर्जी है कि भाई वो करता है या नहीं करता, क्योंकि मतलब वो अरेंज कर रहे हैं सीरीज, वो सारे पैसे रखेंगे तो दे नो बेटर के व्हाट इज फीजिबल फॉर देम। अब हमारे वहाँ ये जो स्टोरियां चलाई जा रही हैं कि जी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वनडेज नहीं खेलेगा, मना कर देगा। भाई ये कोई मतलब गुड़िया बच्चे का खेल थोड़ी है कि आप एकदम से मना कर देंगे। इसमें बड़े फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, सब कुछ है, एंड दे आर नॉट बाउंड टू लिसन टू योर टू एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बुराई नहीं है भाई। अगर वो वनडे खेलना चाहता है आप जाओ खेलो वनडे, वनडे खेलो या T20 खेलो, क्या फर्क पड़ेगा। बात ये है कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर चाहिए ना। हमारे वहां तो बस अली बात ये है कि अजीब ही तरीके से क्रिकेट चलाई जा रही है यार। मैं तो रोज स्टोरियां पढ़ता हूँ कि कभी वो आता है कि जी अजहर महमूद जो है वो उसको निकाल नहीं सकते इसलिए क्योंकि अगर उसको निकालेंगे तो 6 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। अजीब अजीब चीजें चल रही हैं, मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। तो आई डोंट थिंक दे कैन कैंसिल दिस वेस्ट इंडीज टूर। दे हैव टू गो एंड प्ले द T20 एंड वनडेज। मेरी जमीन मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई जब मैंने सुना अजहर महमूद को 75 लाख रुपए महाना दिए जा रहे हैं असिस्टेंट कोच। मतलब वाकई जब आप मेरे शो में आए थे, मैंने जो आपसे ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी लगनी चाहिए। ऐसा एम्प्लॉयर जो ना अकाउंटेबिलिटी करता है, ऐसा एम्प्लॉयर जो कि आपको ऐसी तनख्वाह दे रहा है जो कि आप शायद किस कहीं और नहीं मिलने वाली आपको ये तनख्वाह। अब अजहर महमूद इंग्लैंड के भी कोच बन जाए ना, इतने पैसे नहीं मिलेंगे आपको। भाई आप ये देखें कि मतलब तकरीबन जो है अगर इसको आप अभी उसकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म से पहले निकालते हैं तो 6 महीने का मतलब मैं आज हिसाब लगा रहा था 4.5 करोड़ रुपया, विच इज 160,000 US डॉलर्स। कोई कोई कम रकम है। और उस पर फिर ये कि जो कोच आता है आप जिसको रखते हैं फॉरेन कोच को, वो अपनी मर्जी करता है। माइक हैसन ने कह दिया जी मुझे नहीं चाहिए अजहर महमूद। तो बात अच्छा, दाल पिछले बोर्ड पे रहेगी जी, पिछले बोर्ड ने उसको रखा था तो अब हम क्या करें भाई। जो आपने मेंटोर रखे थे पिछले साल उसका क्या हुआ है? सुना है उसके भी मतलब ठीक ठाक अच्छा, इनको भाई प्रॉपर है। जो छोड़ के चला गया उसके लिए भी यहाँ नाराजगी है। अब देखें, मलिक सही रहा ना। मलिक का भी यही कॉन्ट्रैक्ट था कि उसको 4 महीने की हाँ तनख्वाह देनी पड़ती, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 2 करोड़। एक आदमी सवाबदेही के तहत वो छोड़ के चला गया कि यार चलो यार, मैं क्या 2 करोड़ रुपए लूं, या मैं क्या आइडियल बन। अब मैंने सुना है कि वो मलिक साहब के खिलाफ भी वहां अंदर जरा नाराजगी चल रही है। उनके भांजे हैं हुरैरा साहब, भतीजे हैं हुरैरा साहब, उनको शायद इसलिए कंसिडर नहीं किया जा रहा क्योंकि मलिक से नाराजगी है। तो यानी जो छोड़ के चला जाए वो भी मुसीबत, जो अंदर बैठा रहे वो भी मुसीबत। उसकी वजह ये है अली, जो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भाई बैठ के फजूल में ना उन चीजों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिसमें उनको अपनी टांग अड़ानी चाहिए, नहीं अड़ानी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे चेयरमैन साहब इंटीरियर मिनिस्टर है, वो खुद इतने बिजी हैं। तो अब क्या कहें यार। मतलब आपने सुना होगा भी आईसीसी की मीटिंग हो रही है। आपको लगता है कोई गया हुआ आईसीसी की मीटिंग के लिए पाकिस्तान से? सुमेर गए हैं, सुमेर गए। मैं पिछले 3 दिन से हर किसी को खड़का रहा हूं फोन, ये पूछने के लिए कि जी बोर्ड की मीटिंग में कौन बैठेगा। आज हाँ बोर्ड बैठा हुआ है, आज बोर्ड हाँ बैठा हुआ है सिंगापुर में। एजीएम के कल मोटे मोटे टेक अवेज आ चुके हैं। उन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाने का कल बोल दिया था सीईसी की मीटिंग में कि 4-5 बंदे सीईसी के ले लो, 4-5 बंदे बोर्ड के ले लो, एक वर्किंग ग्रुप बना लो, उसमें ओलंपिक के क्वालिफिकेशन का पाथवे और 2 टियर क्रिकेट सिस्टम को डिस्कस करके जय शाह को वो दे दो। अच्छा, जय शाह, वैसे तो हम बुराइयां हमारी एंड से होती हैं क्योंकि वो एक इंडिया पाकिस्तान कनेक्शन है, लेकिन जय शाह की एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देख के मेरा तो दिल करता है मैं उठते बैठते जय शाह की तारीफ करूं। मतलब कुछ तो प्रोफेशनलिज्म है। या अभी तक मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं
कोई शायद मोहसिन नकवी के बहुत करीब हो तो उन्हीं को पता हो, लेकिन इस वक्त आज की तारीख में लाहौर, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, किसी को नहीं पता कि नकवी साहब सिंगापुर में हैं या नहीं है। देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मसला है, अलीग है। अच्छा देखिए, मोहसिन नकवी जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उनकी बहुत तारीफ हमने सुनी है कि भाई उन्होंने बड़ा अच्छा काम करते हैं, इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये वो सब कुछ करके, एंड आई एम प्रीटी श्योर ही मस्ट बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन ही हैज टू बी, आई थिंक ही इज बीइंग अनफेयर विद हिमसेल्फ एंड विद पाकिस्तान क्रिकेट। आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट मतलब में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देन आई डोंट थिंक ही नीड्स टू बी इंटीरियर मिनिस्टर। फिर उनको खुद कहना चाहिए, नहीं यार मैं तो जो है ना सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन रहूंगा, मेरा पूरा फोकस सुबह शाम जो है क्रिकेट पे रहेगा, और जब मैं जाऊं तो मैं कोई अपनी लेगेसी छोड़ के जाऊं। लेकिन जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं, तो मुझे तो मेरा ओपिनियन ये है अली, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्रिकेट को वो सेकेंडरी उस पर रखा हुआ है उन्होंने, मतलब उनकी प्रायोरिटीज में नहीं है। तो वही क्योंकि अगर वो आईसीसी की मीटिंग में भी नहीं गए तो फिर बड़ी अफसोस की बात है यार। फिर तो वही काम करते हैं ना, फिर आप डिसेंट्रलाइज करते हैं क्रिकेट को। आपकी नाक के नीचे इस वक्त मीडिया हेड मीडिया वालों पर सख्तियां कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे जो डोमेस्टिक का सेटअप बनाते हैं, 6 महीने बाद वो बोलते हैं नहीं 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 ये चैंपियंस कप खत्म कर दो। आप पिछले 4 महीने उठा के देखें, पिछले 4 महीने में 2 प्रेस रिलीजेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। एक प्रेस रिलीज अपने मीडिया और अपने लोगों को बता रही है कि यार ये जो कायदे आजम ट्रॉफी वगैरह था ना, अब ये सेकंड टियर टूर्नामेंट हो चुका है और मेन टूर्नामेंट चैंपियंस कप है। उसके 1 महीने बाद वो स्क्रैप करके एक नया टूर्नामेंट आपने दे दिया। ये सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है। मतलब सेंट्रलाइज होने का ये हद तक है कि टीम अनाउंस नहीं हो सकती चेयरमैन के साइन के बगैर। मैंने तो सुना है नकवी साहब यहाँ आते हैं तो नीचे जो उनके खासम खास हैं वो मल्टीपल साइन करवा के रख लेते हैं कि बस उस पर प्रिंट आउट निकाल के फाइनल वो फाइलों बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होगा। मतलब आप मुझे बताइए कि जब आप इतने मसरूफ हैं, नकवी साहब का कल रात का इंस्टाग्राम पोस्ट है, 11 जुलाई को वो यूएई में मौजूद थे, वहां उन्होंने खुद डाली अपनी पर्सनल उस पे एक रिकैप करके एक डिजाइन वजाइन बना के कि मैं इधर इधर मौजूद था। 11 तारीख 11 से लेके 16 तक मल्टीपल डिग्नेटरीज और बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स और इनसे मिल रहा, कॉन्फ्लिक्ट जोन के प्रेसिडेंट्स है वो। कैसे क्रिकेट बोर्ड या कैसे वो आईसीसी या कैसे वो एसीसी चलाएगा? फिर यही होगा जो सब कुछ हो रहा है। शाह से बढ़ के क्या उसमें फिर दूसरी चीज ये है, उसमें दूसरी चीज ये है कि द पीपल ही हैज हैंडपिक्ड टू वर्क इन द क्रिकेट बोर्ड, जो वो डेपुटेशन पे लेके आए, वो लोग भी कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड नहीं लेके आ रहे। वो उस दिन मैं देख रहा था, वो खरम नियाजी के इन्होंने पॉडकास्ट रिलीज किया, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का हेड है, उन्होंने तकरीबन 5-5.5 मिनट लगा दिए अपना इंट्रो देते हुए, जस्टिफाई करने के लिए कि जी मैं क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट का हेड हूँ। और जो उन्होंने वजूहत बताई, मैं क्या कहें यार, अब सुन के भी मुझे हो रहा था। लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अली, के मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप या तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या फिर आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अब एक फुल टाइम जॉब है भाई। जयशाह की आपने बात की, मतलब यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आई एग्री विथ यू। अब आप देखें, उसने ठीक है, उसने मतलब एक इंडियन को ही वो लेके आया सीईओ, लेकिन उस बंदे का आप बैकग्राउंड चेक करो तो आप कहोगे कि कैपेबल आदमी है। हाँ भाई हम लोग ना यहाँ पाकिस्तानी में लगे हुए हैं। संजोग गुप्ता की नेशनैलिटी ना देखें, संजोग गुप्ता का प्रोफाइल देखें कि वो इस सीट पे बैठने के काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल भाई 2 गोरे बैठ जाएं तो हमें इतराज नहीं। देखिए मैं इस चीज पे बड़ा खुला बोलता हूँ, कोई इसमें इंडिया पाकिस्तान बन के ना सोचे। जब 2 गोरे बैठे तो हम तो तब नहीं सवाल उठाते कि गोरा गोरे को क्यों ले आया। जब एक देसी को लेकर आ रहे हैं हम वहां सवाल उठाते हैं, अच्छा ये तो इंडियन कनेक्शन है। भाई इस तरह तो देखें आईसीसी का है ना क्रिकेट, इस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन कौन है? गांगुली। सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता। प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह। पूरी इंडियन डोमिनेंस है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये तो तीनों पोजीशन पे तीनों लोग बैठे, क्या ये क्रेडिबल नहीं है? क्या सौरभ गांगुली कमेटी बनने का हकदार नहीं है? क्या संजोग गुप्ता का प्रोफाइल देखने आप आईसीसी का सीईओ को नहीं मानेंगे? बस हमारे यहाँ वही है कि इसमें भी इंडिया पाकिस्तान एंगल निकाल दो भाई कहीं। अरे यार आपको याद होगा अली, जब वसीम खान को लेके आए थे एहसान मानी, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि यार इस आदमी में प्रोफेशनल कैपेबिलिटी क्या है या किस बैकग्राउंड से आ रहा है। लोगों ने ये देखा कि यूके से आ रहा है, यूके से क्यों लेके आए, उसको इतना पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। दो पाकिस्तानी लाए तो थे, फैसल नसीर और रमीज राजा सामने खड़े होते थे, फिंगर ऑन हिज लिप्स करके पीछे खड़े होते थे। फिर आप लाए तो हैं सैयद सुमैर साहब पाकिस्तानी, यार मैं आपको बात बताऊं, देखिए फैसल क्या कर रहे हैं वो। फैसल जो थे ना, उनसे मेरी मतलब आई शुडंट से दिस, लेकिन मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी आफ्टर ही लेफ्ट द क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई थी कि मतलब
इवन ही ऑल्सो रियलाइज कि यार मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि एक आदमी जब आईसीसी वगैरह में जब काम कर चुका होता है ना, उसके बाद फिर वो बड़े मसले होते हैं पीसीबी में आके काम करने के, ये करके। लेकिन आई थिंक ये जो आईसीसी अभी मीटिंग्स हो रही है, इसमें पाकिस्तान का एट स्टेक तो बहुत है। 2 टियर सिस्टम ले लें आप एशिया कप का सुना है कि इसी जगह पे बात हो रही है, साइड लाइन्स पे एशिया कप का भी डिसाइड होना है। तो अभी तक तो पीसीबी से कुछ आया नहीं भाई, कि अभी तक तो जैसा आपने कहा यही नहीं पता है कि कोई जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। वही में मेरी खबर तो कहती है कि एशिया कप का साइडलाइन में कुछ भी नहीं होगा, ये सिंगापुर में कुछ भी नहीं होना। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला बिल्कुल ही डिफरेंट साइड से चल रहा है। मोहसिन नकवी वहां बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस वहां कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अपना जो पर्सी उनका नाम है, श्रीलंका से है, उसका फर्स्ट नेम मेरे जेहन से निकल गया, सर नेम उसका पर्सी है। तो वो बेसिकली सारी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है। अब वो बीसीसीआई का मैटर है, बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट से पूछना और गवर्नमेंट से पूछ के अपने स्पॉन्सर को बताना है। वहां तो मुझे लगता है कि खबर का बाजार गर्म करने के लिए आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम जोड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक पार्टिसिपेंट है, मैंने कंफर्म किया है यहाँ अंदर से, लाहौर से मुझे ये पता चला है कि एक ईमेल जरूर आई थी एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि जी ये स्पॉन्सर और होस्ट का प्रपोज स्केड्यूल बना है, जिसमें 7 तारीख को इंडिया पाकिस्तान है, 21 को फाइनल है, 5 तारीख को आगाज है, आपको कोई इतराज तो नहीं है। यहां से ईमेल चली गई, हमें कोई इतराज नहीं है। वो एक मीटिंग का शोशा छूटा हुआ है। अच्छा, मीटिंग का शोशे में भी मजेदार चीज है, मीटिंग को कन्वे मोहसिन नकवी ने नहीं किया था, मीटिंग शमी डिसिल्वा कन्वे करके गया था। जब वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर पीरियड के अंदर, जब जेशा आईसीसी चले गए थे, शमी डिसिल्वा हैंडिंग ओवर टेकिंग एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट आया था। ये मीटिंग तब की कन्वे हुई हुई है, ये मीटिंग इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से हुई हुई है। लेकिन इसमें क्या इतराज है? मैं तो कहता हूं अगर मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट है, एक ईमेल कर दें, सर आप वर्चुअल बैठ जाएं, मोहसिन नकवी अपने घर से बैठ जाए। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि मोहसिन नकवी सिंगापुर है, वो सिंगापुर से ढाका जाएंगे भी नहीं जाएंगे, तो हम एतराज किस चीज पे? लेकिन ये आईसीसी में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत स्टेक्स हैं। आप 2 टियर क्रिकेट को भी साइड में करें, आप ओलंपिक क्वालिफिकेशन को भी साइड में करें। वेस्ट इंडीज, ये पक्की बड़ी आज सोर्सेस ने भी क्लेम की है, और ये बात ऑल्दो आई रिपोर्टेड इट यस्टरडे, कि आपकी ये हैसियत हो चुकी है कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद आपका सीईओ वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ कम्युनिकेट करता है और बोलता है भाई साहब जो प्लान दे दिया है उस पे आना है तो आ जाइए, नहीं आना तो हमें बता दीजिए, हम बैक ट्रैक नहीं कर रहे, हम टिकट्स की सेल हमने जारी कर दी है। आपकी किधर है? बांग्लादेश आपके साथ खड़ा नहीं होगा, श्रीलंका आपके साथ खड़ा हो नहीं सकता, उनके बड़े जबरदस्त रिलेशंस हैं इस पूरे खत्ते के अंदर। कौन खड़ा है आपके साथ? कोई नहीं। आप यही तो मसला है। तरफ नहीं आ पा रहे। लेकिन माय पॉइंट इज दिस अली, देखो मेरा सिर्फ कहना यह है कि भाई एक जैसे मैंने पहले कहा कि यार होस्ट बोर्ड वेस्ट इंडीज है, अगर वो कह रहे हैं अगर इसकी जगह इस बीसीसीआई होता और बीसीसीआई कहता कि मैं तुम्हारे साथ 3 T20 और 3 ओडीआई नहीं खेल रहा, मैं तुम्हारे साथ 5 T20 खेल रहा हूं, टेक इट और लीव इट, क्या कहता वेस्ट इंडीज? वो उल्टा भाई तो बीसीसीआई के बाद लेकिन मसला ये ना, बीसीसीआई से तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना अली। बीसीसीआई का कल जो निकला है, मतलब तकरीबन पता नहीं कितने हजार करोड़ तो उनका मतलब सेट पड़े हुए हैं, तो फिर हमें उनसे कोई क्या बात करेगा। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिस हैंडल हो रही है चीज, इसलिए क्योंकि यार आप मतलब एक होस्ट बोर्ड अगर कह रहा है कि यार हमने वनडे खेलना है, तो आई मीन हाउ कैन यू से कि नहीं यार हमने वनडे नहीं खेलना? या तो आप शुरू से ही कह देते हैं कि नहीं भाई हमको तो वनडे मंजूर ही नहीं है, हम तो खेलेंगे नहीं। इतनी छोटी ईगोज हो चुकी हैं कि सना मीर ने, अगर आपने एक पोस्टर निकाला, वो पोस्टर में आपने ऊपर लिखा कि जी वर्ल्ड कप है वुमेन का नवंबर तक, नीचे आप लिख रहे हो 6 नवंबर, कि आपका डोमेस्टिक स्टार्ट हो रहा है। तो सना मीर ने तो बिल्कुल सही सवाल उठाया कि जी कि अगर आपने ओडीआई का टूर्नामेंट कोई कंपटीशन करना है तो आप वर्ल्ड कप से पहले करो, क्योंकि आप तो सिर्फ 2 सीरीज खेल रहे हो बिल्टअप के अंदर, और वो साउथ अफ्रीका वाली भी अभी को 3-4-5 दिन पहले आपने डन किया, आपकी तो एफटीपी खाली पड़ी हुई थी। उसने बिल्कुल सही सवाल उठाया। आपने 10 मिनट के अंदर सना मीर को झूठा करार दे दिया पूरी दुनिया के सामने के, तो मिस इन्फॉर्मेशन कर रही है वो। अभी उस बंदी को पाकिस्तान के नाम से वो हॉल ऑफ फेम लेकर आई है वहां। आपने 5 मिनट नहीं लगाए उस बंदी की मिट्टी पलीत करने के लिए, और वो भी गलत फैक्चुअल उस चीज पे। और डिफेंड क्या कर रहे हैं कि हम कैंप लगा रहे हैं 20 दिन का। यार कौन लोग हो आप लोग यार? आप कैंप लगा के वर्ल्ड कप की तैयारी करोगे, या आप एक कंपेटिटिव टूर्नामेंट खेल के तैयारी करोगे? आप बाहर क्रिकेट नहीं खेल रहे, इंटरनल तो क्रिकेट खेल सकते हो। हम वो 50 ओवर के अंदर मैच करा लेंगे, हमारी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन इस तरह हो जाएगी जी, अपने आप को बताने के लिए कि हम बहुत सही हैं। इसमें पता है क्या, मैं आपको बात बताऊं, बात ये होती है अली, इफ यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट।
मैं कहता हूँ लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट कि सना की इंफॉर्मेशन गलत थी, चले हो गया, कोई मसला नहीं, उसे ट्वीट कर दी। क्या प्रेस रिलीज की बजाय ये नहीं हो सकता था कि आपका सीईओ या जो भी मीडिया का हेड था वो एक कॉल मारता सना को कि यार सना, ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत है, देखो ये है सिचुएशन, दिस इज द करेक्ट, तो तुम एक ट्वीट कर दो इसके ऊपर कि यार ये मैंने गलती से कर दिया था, बट दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द पीसीबी, खत्म बात। लेकिन आपने, मैंने मेंशन किया कि इतनी लंबी प्रेस रिलीज निकाली है जस्ट टू, मतलब, और वैसे इतने मसले होते हैं उस पर कोई बात ही नहीं करते, आप बताते ही नहीं आप लोगों को कि हो क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी कल से बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट, मतलब ये होपिंग फॉर अ गुड सीरीज अली, या वन साइडेड लग रहा है? नहीं भाई भाई, पाकिस्तान विल श्योरली गोइंग टू गिव अ फाइट टू बांग्लादेश, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी बांग्लादेश इज अ फोर्स टू रेकन विद अपनी होम कंडीशंस में। हाँ, वो जीतते हुए आ रहे हैं, वो हारते हुए आ रहे हैं, मेरे लिए वो ज्यादा मैटर नहीं करता कि उनकी करंट फॉर्म क्या है। ऑल्दो 6 लास्ट उन्होंने जो वाइट बॉल गेम खेले हैं पिछले 2 हफ्तों के अंदर इन श्रीलंका वर्सेस श्रीलंका, दे हैव बीन सक्सेसफुल इन 3 ऑफ देम। 2 ओडीआईज हारे हैं, 1 टी20 हारा है। मैं प्रिंसिपली बांग्लादेश को एक बहुत बड़ी थ्रेट समझता हूं अपने घर के अंदर, क्योंकि अपने घर के अंदर दे एग्जैक्टली नो हाउ टू ऑपरेट इन दीज कंडीशंस, नंबर 1। और नंबर 2, मॉनसून लगा हुआ है। और मानसून ढाका के लिए, शेर बांग्ला के लिए कोई बहुत नई चीज नहीं है। वहां बहुत खतरनाक बारिश होती है ढाका में, और वो मिनटों के अंदर शेर बांग्ला वहां से पानी हटा दिया जाता है। वो ड्रेनेज अच्छा, सिस्टम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का, दे आर हैबिचुअल ऑफ होस्टिंग क्रिकेट इन दीज मंथ्स विद दीज अच्छा, 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 सर्कमस्टांसेस अच्छा। के रोज बारिश होती है। बारिश कोई नई चीज नहीं है ढाका या शेर बांग्ला के लिए। एक्सीलेंट ड्रेनेज फैसिलिटीज वहां मौजूद है, आधे आधे घंटे में पूरे पूरे ग्राउंड साफ होते हैं। सो मेरे लिए सारे एस्पेक्ट को देखते हुए कि एज अ पैकेज पाकिस्तान के लिए टेस्टिंग सीरीज है, क्योंकि जो 3 मैचेस आपने लाहौर में खेल लिए, वहां तो आपने कमाल किया, स्मूथ राइड थी आपके लिए। आप जो जो शिकायतें करते थे बाबर रिजवान टेन्योर से, वो सारी शिकायतें वहां सॉल्व होती हुई दिखी। लेकिन चैलेंज तो इस टीम का अब शुरू हुआ है। 3 बांग्लादेश, 3 वेस्ट इंडीज, फिर वो 5 टी20 ट्राई नेशन में वर्सेस अफगानिस्तान, जिसमें यूएई कंडीशंस के अंदर। ये बहुत बड़ा थ्रेट है एशिया कप से पहले। आप 11 मैचेस में आपका लिटरली, मुझे जाती तौर पे लगता है कि पाकिस्तान का काफी हद तक कितने पानी में यह पता चल जाएगा। आपके पास लिस्ट भरने को, खिलाने को लड़के तो मौजूद हैं, लेकिन क्या वो बांग्लादेश में डिलीवर कर पाएंगे उन टेस्टिंग कंडीशंस में, जब बांग्लादेश का होम क्राउड, बड़े पैशनेट फैंस हैं, बड़े एंथुजियास्ट हैं, वो अपनी टीम को जिस तरह रैली करते हैं, उस सारी चीजों को मेरे ख्याल से इतना आसान मामला नहीं रहने वाला पाकिस्तान के लिए, माइनस द क्रिकेटिंग टर्म्स एज वेल। आई एम ओनली लुकिंग एट द साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ दीज बॉयज, क्योंकि मुझे और आप सबको ये बात बहुत बाखूबी पता है कि इन लड़कों के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन जब तक हम टेस्टिंग कंडीशंस में इनको एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलना। अब हसन नवाज ने न्यूजीलैंड में 5 में से 4 डक, 1 सेंचुरी, लोगों ने टुल्ले के इल्जाम लगा दिए। पीएसएल में उसने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई। पाकिस्तान की तरफ से 3 मैचेस खेले आफ्टर पीएसएल, ही हैज बीन लुकिंग एज वन ऑफ दोज बैटर्स जो कि रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है। बट जब बॉल वहां घूमेगा 1.5 गज, तो क्या उन कंडीशंस में ये लड़का? लेकिन अली बात ये है कि देखो, जहां बॉल घूमता है, जहां सीमिंग वहां तो हर बैट्समैन को मुश्किल होती है। लेकिन आई थिंक कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये कि अगर आपने ये टीम नई को एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है नए लड़कों के साथ, देन डोंट गो बैक नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब क्योंकि ये जो अभी सलमान अली आगा ने जाने से पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि जी वो बाबर, रिजवान और शाहीन हमारे उसमें है, क्या कहते हैं, शॉर्ट लिस्ट में है, और बिल्कुल अगर जरूरत पड़ी तो हम वर्ल्ड कप खिला सकते हैं, ये करके ये आउटलुक जो है ना बिल्कुल गलत है। आई थिंक यंग प्लेयर्स, सोशल मीडिया का डर है, ये डरते हैं लड़के। ये बोर्ड का ये काम है कि इनको बिठा के बताओ कि सोशल मीडिया पे अगर 4 जर्नलिस्ट 4 खबरें भी लगा देना, या 2 यूट्यूबर 2 वीडियोस भी कर दें, तो किसी से घबराना नहीं। ये एग्जैक्टली। ये सलमान अली आगा साहब क्यों बोल के गए स्टेटमेंट? सलमान अली आगा साहब आपके मुल्क के कप्तान है, और उनको बैठ के टीवी की खबरों पे और यूट्यूब की खबरों पे और ट्विटर की खबरों पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेरिफिकेशन देनी पड़ी है कि बाबर आजम तो मेरे बचपन के दोस्त है, मैंने उनको इंस्टाग्राम पे कभी फॉलो नहीं किया था। किसी मुल्क बेन स्टोक्स कभी कहेगा कि मैंने जो रूट को फॉलो किया या नहीं किया? या कभी विराट कोहली से किसी ने पूछा कि तुम रोहित शर्मा को फॉलो करते हो या नहीं करते, या उसको अनफॉलो क्यों कर दिया? व्हाई दीज पेटी इश्यूज आर सो इंपॉर्टेंट इन आवर क्रिकेटिंग सिस्टम, जहां ये आजकल सोशल मीडिया में बहुत चलती है।
बाबर आजम को मैंने अनफॉलो नहीं किया। भाई अगर कर भी दिया तो बाबर आजम को अनफॉलो करना कौन सा भाई गुनाह कबीरा हो गया? कौन सा गुनाह? बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई कर भी दिया नहीं, दिया, हमारी मर्जी है। वो हारे साथ मसला ये है, प्रेशर आ रहा है तो वो दोबारा उनको फॉलो कर रहे हैं। एक तो हमारे मसला ये है ना अली कि वो कि उसको मुझे ऐसा फील आती है सलमान यादव को देख के कि उसको ये शायद ये उसके बावर कराया गया कि भाई तुम पे हमने एहसान किया है, तुम्हें हमने कप्तान बनाकर। That's not the way यार। If he's going to be a successful captain, he has to be very assertive and he has to make his calls. मैं आपकी बात से डिसएग्री इसलिए नहीं करता। 2 महफिलों में तो मैं बैठ के सुन चुका हूं एक इंसान को यहां कोट करते हुए कि आकिब जावेद तो किस जमाने से सलमान अली आगा को कप्तान बनाना चाह रहे थे। ये आजकल की लाहौर की क्रिकेटिंग महफिल की ये वन ऑफ द मेन टॉकिंग पॉइंट्स है। 2 महफिलों में तो मैं ये बात सुन चुका हूं और ये बात का मैं डिस्कशन का पार्ट बन चुका हूं इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जहां ये बाबर सलमान अली आगा को पोटेंशियल पे कप्तान नहीं बने, आकिब जावेद की वोट पे कप्तान बने। नहीं, आकिब जावेद तो इसमें बड़ा स्ट्रांग है भाई। पीसीबी में आकिब जावेद इज वेरी स्ट्रांग और जो वो कहते हैं वही हो रहा है। ये अजहर महमूद के साथ भी उनका पंगा, वहाब रियाज के साथ उनका पंगा, हर एक के साथ उनका पंगा। वैसे ये खबर पढ़ के मैं आज बड़ा हैरान हुआ कि जी वो जो एक लेजेंड्स टूर्नामेंट हो रहा है इंग्लैंड में, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, तो सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया भाई टीम से। जबकि तो जो प्रमोशन हुई थी उस पाकिस्तान टीम की उसमें तो सरफराज अहमद के वो लगाए गए थे और लास्ट मोमेंट ड्रॉप हो गया। मुझे लगता है कि पैसों से मसला हुआ होगा। वो कामिल का मसला होगा भाई। कामिल जिसकी टीम है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं काफी अरसे से, ये भज्जी और ये हमारे साथ एसोसिएट नहीं है। शोएब अख्तर और बड़े पुराने अरसे ये जनरल तौकीर जिया जो था ना, जनरल जौकीर जिया के टाइम से ये बहुत स्ट्रांग है। ही इज वेरी वेल कनेक्टेड। क्या पता कामिल के साथ एडजस्टमेंट ना बनी हो इन चंद वजूहात की वजह से। हालांकि शायद अफरीदी खेल नहीं रहे टूर्नामेंट, लेकिन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनकी शायद वो कोई इंजर विंजर है, तो कल भी वो मैच में नजर नहीं आते। सुना मैंने यही है कि अगले 2-4 मैचों में भी वो नजर नहीं आएंगे, खेल नहीं पाएंगे क्योंकि उनको कोई इंजरी का शिकार हुए हैं। सो मेरे ख्याल से ये तो कामिल जो ओनर है उनके साथ शायद बनी नहीं, तो इस वजह से शायद सरफराज नहीं। वरना यू आर राइट, सरफराज को तो एज अ कैप्टन बना के प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन ये टूर्नामेंट भी बस हो ही रहा है क्योंकि हर किसी ने पैसे बनाने हैं, वही सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, मनी मेकिंग एडवेंचर है और कुछ भी नहीं है। बात ये है कि यार ये कैसा लेजेंड्स का टूर्नामेंट है जिसमें करंट प्लेयर्स खेल रहे हो यार, जिसमें आसिफ अली खेल रहा है, जिसमें आमिर यामीन खेल रहा है। मतलब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा लेजेंड्स का टूर्नामेंट है जिसमें एनओसी देने वालों को सवाल उठाना चाहिए। हाँ, यही तो मैं तो ये अपने उस पे चैनल पे 10 दफा सवाल कर चुका हूँ कि भाई पीसीबी बताए ना कि इनको कैसे एनओसी दी गई है। यहाँ लोग मैंने देखा वहाब रियाज से नाराज हो रहे हैं, आप ऑफिशियल होकर कैसे खेल रहे हैं। भाई मैं अगर ऑफिशियल हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूं, मैं तो जाऊंगा। भाई जो एनओसी दे रहा है उन पे सवाल उठाओ ना कि कैसे इजाजत दे रहे हो। मतलब मेंटोर्स को आपने रखा, वो टीवी पे बैठ के इसी सेटअप की धजियां उड़ाते रह गए और बाद में बोल लो अगली दफा नहीं बैठने देंगे हम। तो पहली दफा आपने किसको इजाजत दी थी बैठने के लिए? सही कह रहे हैं। और क्या, सही, बिल्कुल सही। सना मीर से भी मुझे लगता है कि जो बातें सना मीर ने टीवी पे बैठ के की है एज ए एक्सपर्ट, एज ए एनालिस्ट, आई थिंक उसका जो है बेसिकली हिसाब लिया गया है जो उसके पे जवाब है। क्या राफिया साहिबा जो हैं, अगर वो ये बोला जाए कि जी वो फॉर्मर डीसी ऑफ लाहौर थी और उनका क्रिकेट से कोई हमें फुटप्रिंट नहीं दिखता, तो क्या हम गलत कहते हैं बात? अगर ये बोला जाता है कि उन्होंने गिन के 10 फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले और वो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऑपरेशंस के हेड है, तो क्या गलत बोला जाता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के एडवाइजर ऑन क्रिकेट एक या जो वाइल्ड लाइफ के मिनिस्टर थे बिलाल अफजल साहब, वो एक इन्फ्लुएंशियल लाहौरी जो एक पुराने हैं, उनके वो बेटे हैं जिनके बड़े डीप कनेक्शंस हैं यहाँ। तो क्या ये गलत बोला जाता है? क्या आमिर मीर हामिद मीर के भाई नहीं है? क्या आमिर मीर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए हैं? क्या जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया के हेड है रफीउल्लाह, क्या वो शहबाज शरीफ के पीआरओ नहीं होते थे? सैयद सुमैर साहब क्या आमिर मीर नहीं होते थे? लेकिन लाइक पीपल लाइक आमिर मीर हो गए या एक दो और है बोर्ड में, दे हैव द रिक्विजिट बैकग्राउंड टू बी इन द पोजीशंस। लेकिन बात वही लाइक ऐसे नहीं कि आप डिलीवर करो यार, आप डिलीवर करके दिखाओ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो विमेंस विंग की हेड है ये भी कई डीसीवीसी रह चुकी हैं। ये भी डीसी लाहौर, फॉर्मर डीसी लाहौर, राफिया हैदर या राफिया अवान, जो भी उनका नाम है, ये भी डिप्यूटेशन पे आई होंगी।
ये भी डेपुटेशन पे आई होंगी। डेपुटेशन पे तो वो आए हुए जो पाकिस्तान सिक्योरिटी के आए हुए, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, कुमैल शायद उनका नाम है या क्या उनका नाम है, जो टीम के साथ भी ट्रैवल सिक्योरिटी करते दो हैं। है ना, एक खातून भी है जो अभी विमेंस टीम के साथ भी अनाउंस हुई है ये शायद। पहली दफा हमने सुना है, ये पाकिस्तान की वाहिद टीम है मैनेजर ऑपरेशंस। हाँ, मतलब लेकिन इससे शी इज पहले तो विद द पाकिस्तान में सीनियर टीम टीम चली नहीं आल्सो। रही थी जब तक मैनेजर ऑपरेशन नहीं था। She was with the senior team also. She went with the senior team also. सर आप ये बात करें, मैं आपका अगर एक डेपुटेशन पे, एक पुलिस वाला एक डेपुटेशन पे सिक्योरिटी का बंदा बन के आ भी गया टीम के साथ, उसका क्या काम है पाकिस्तान की क्रिकेट की वर्दी पहन के बैठना? आप पाकिस्तान की जर्सियां पहन के, यहां तो वही भाई एवरीबडी, मुझे लगता है कि एवरीबडी इज लिविंग देयर ड्रीम। हर किसी को ना इस मुल्क में जो भी बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, हर किसी को क्रिकेट के साथ जोड़ने का बड़ा शौक होता है। एक मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूं, बना बनाया करियर लगा दिया क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर बनने के चक्कर में। तो यहाँ हर किसी को शौक होता है। डेपुटेशन पे है तो अपना काम करें, जो आपने वापस चला जाना है। क्या आप वापस पंजाब पुलिस में जाएंगे तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट की वर्दियां बन के बैठेंगे वहां? पुलिस वाली ही है ना, आप पुलिस वाली बन के आए हैं ना। बाकी भाई इंग्लैंड और इंडिया, तीसरा टेस्ट तो इंडिया के हाथ से निकल गया भाई। तगड़ी हो गई है उस दिन आपके शो में कहा था कि गंभीर इज हैंडलिंग थिंग्स। यार वही आपको लगता है कि इंडिया कमबैक हो सकता है? I don't blame गंभीर in all honesty, क्योंकि मैंने 5 दिन के एक सेशन कवर किए अपने चैनल के ऊपर। I don't see गंभीर at mistake here। आप प्रेशर में हारे। करुण नायर ने जो विकेट जिस फेज में आप 44, 44, 45 for 1 थे and you were chasing 192, you were in such an ideal position। करुण नायर फॉरवर्ड ब्लॉक कर रहा था, मिडिल ऑफ द बैट से बॉल ब्लॉक हो रही थी, उस वक्त तो बॉल इतना तंग भी नहीं कर रही थी। केएल राहुल वाज रॉक सॉलिड इन हिज डिफेंस। आई बिलीव दे कुडंट हैंडल द प्रेशर। ये प्रेशर हैंडलिंग की वजह से ज्यादा विकेट देखी। प्रेशर तो अपनी जगह होता है, वो तो अपनी जगह। इंग्लैंड भी तो सेकंड इनिंग्स में 190 पे आउट हो गया ना भाई। इंग्लैंड भी तो आउट है सेकंड इनिंग्स में। द पॉइंट इज कि इंग्लैंड की जो मेंटालिटी है ना, जिनका जो कप्तान है बेन स्टोक्स, आप तीनों टेस्ट मैच देखें। पहले टेस्ट मैच के टॉस जीत के उसने टॉस के ऊपर कहा था कि मेरा जो तरीका है वारदात है वो बड़ा सिंप्लीफाई है कि मैं चौथी इनिंग्स में चेस पे जाऊंगा, और उसने एग्जैक्टली वो किया और जीता। सेकंड टेस्ट मैच में भी आकर उसने रिपीट किया, रह गई उससे कहानी। उसने सेकंड इनिंग्स में जिस तरह उनका कोलैप्स हुआ वो नहीं उस पर मैन्यूवर कर सके और नहीं अपना आगे बढ़ सके। तीसरे टेस्ट मैच में फिर उसने ये बात रिपीट की कि इस बार मेरी मॉडस ऑपरेंडी ये रहेगी कि चौथी इनिंग्स की कंडीशंस में हम इंडिया को एक टारगेट देके वहां इंडिया को रोकेंगे, और एग्जैक्टली उसने वो किया। आप परफॉर्मेंस का लेवल देखें ना, बेन स्टोक्स ने 2018 के बाद पहली दफा एक टेस्ट सीरीज के अंदर 100 से ज्यादा ओवर कर दिए उसने, और अभी तो 3 टेस्ट मैचेस उस बंदे ने पहले टेस्ट मैच पहले इन सेशन में 9 ओवर का स्पेल डाला, 9.2। फिर उसने 10 ओवर का स्पेल डाला। हमारे यहां शाहीन शाह अफरीदी कर सकते हैं 19 ओवर एक दिन में, और सिर्फ ओवर नहीं करना, वो हर ओवर की हर बॉल में उतना ही थ्रेटनिंग था और विकेट जोर लगा रहा था। पिछले 7 साल में बॉलिंग नहीं की। वहीद भाई वो एक मोटिव लेकर आया इस टेस्ट सीरीज के अंदर कि देखें हमको सीखना चाहिए। हम बहुत बोलते हैं ना कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को इंडिया से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन इस बार हमें इंग्लैंड के इंडिविजुअल से सीखना चाहिए। 7 साल बाद जब उसने ये देखा, क्योंकि पिछले सीरीज तक तो बेन स्टोक्स बराए नाम बॉलिंग करता था, बराए नाम बराए जरूरत। यहां उसने देखा कि नाम मेरे पास एटकिंसन है ना वुड्स है, और अभी भी वो इंजरी प्रोन है, अभी भी सस्पिशियस नी के साथ वो खेलता है। उसने अपना वर्कलोड एलिवेट कर दिया, उसने बोला सीरीज ऑन द लाइन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, डब्ल्यूटीसी का आगाज है, हमने जीतनी है। जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद रेड बॉल क्रिकेट में वापस आ रहा है। ऑन डे 1 ही हैज बोल्ड द फास्टेस्ट ऑफ हिज लाइफ। 90.8 MPH की एवरेज डिलीवरी थी फ्रॉम फर्स्ट इनिंग्स। ही बोल्ड द फास्टेस्ट इन हिज लाइफ आफ्टर डॉनिंग द वाइट विद द गैप ऑफ 4 इयर्स। एक ओवर तो उसने पूरे सारे 6 के 6 बॉलें 90 MPH के क्रॉस थी। लेकिन बात वही है ना भाई कि दूसरी तरफ जो है आप फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि बुमराह को किस तरह खिलाना है, कि अब 4 टेस्ट खिलाने हैं नहीं खिलाना है। दैट इज व्हाई ब्लेम गंभीर, बिकॉज जब देखें रिजल्ट कुछ भी हो, बात यह है कि आप जो टीम बनाते हैं, टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि जब आप टीम बनाते हैं तो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि यार ये जो लड़के हम सेलेक्ट कर रहे हैं इनका क्या रोल होगा टीम में, इनकी जगह बनती है नहीं बनती है। अब मैं नहीं समझता यार कि आप कुलदीप यादव जैसे एक स्पेशलिस्ट रेस्ट स्पिनर को, जो कि एक मैच विनर है पोटेंशियली, उसको आप बिठा के आप मतलब जो है जब से गंभीर आया है मुसलसल उसको खिला रहा है, ये इसको रेड्डी को, सुंदर को, तो आप डिसाइड कर लो कि सुंदर का फिर रोल क्या है। देखें सुंदर को अगर आपने रेगुलर खिलाना है तो देन यू हैव टू लेट
डिसाइड किया जडेजा हमने फिर आगे क्या करना है। अगर आप सुंदर को तैयार कर रहे हैं जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पे आगे चल के 1-2 साल में कि वो जडेजा की जगह आ जाएगा, अक्षर पटेल भी है इनके पास, बट आई डोंट सी नीतीश कुमार रेड्डीज रोल एनीवेयर इन दिस टीम। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यार क्यों आप उसको खिला रहे हो। ठीक है उसने 1-2 विकेट जरूर ले ली, लेकिन आई थिंक गंभीर का एक तो कुछ थोड़ा सा मुझे वो स्टबन एलिमेंट नजर आता है कि बस मैं तो यही करूंगा, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक के जो इंडिया का जो मसला हुआ है थर्ड टेस्ट में, उसकी वजह से उसकी वजह ये भी है कि थोड़ा सा इंडियन टीम का अप्रोच भी गलत हो गई थी सेकंड इनिंग्स में। आई मीन आई थिंक किसी ने उनको गलत ये कहा कि जी आप मतलब फुल ऑन जाओ इस टीम के साथ, इंग्लैंड टीम के साथ, तो ये है कि ये साइकोलॉजिकली नीचे आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं होता यार, कोहली था, कोहली एक अलग चीज थी। कोहली was like a different sort of person. If he could take on, he could dish out, he could take also. आपने देखा कि शुभमन गिल जब सेकंड में बैटिंग करने आया तो कितना उस पे मतलब इंग्लैंड ने प्रेशर डाला है, और आपने बिल्कुल प्रेशर में आपने बिल्कुल वो सारी बातों को ना एक बोतल में बंद कर दी। यही मैं प्रिंसिपल मिस्टेक देखता हूँ, रादर देन आई एग्री टू एन एक्सटेंड। ये बात बिल्कुल है कि एक पूरा आधा बॉलर आधा बैटर की जगह एक पूरा बॉलर खिलाओ, वो भी कुलदीप यादव जैसी क्वालिटी का, कि शायद ठीक है वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट ले ली पहली इनिंग्स में, एनकेआर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या पता ये भी एक डिबेट है कि अगर कुलदीप खेलता तो शायद पहली इनिंग्स में 3 इस गेम के अंदर ना छोटे छोटे बहुत फेजेस हैं। आखिर में तो जब सेकंड इनिंग्स हो गई, इंडिया ने 192 पे आउट कर दिया, तो मैंने उस वक्त सबसे पहले हाईलाइट किया कि ये 30 रन जो 22 के गए यही ना कल लेडू में, और एग्जैक्टली वही पीछे आ गया। लेकिन सारी टर्निंग पॉइंट्स को कि पहली इनिंग में पंत का रन आउट हो जाना, फिर उसके बाद पंत का इंजर्ड हो जाना, फिर पंत का दर्द में खेलना और वो ना क्या कहते हैं कन्वर्ट करना अपनी एक इनिंग्स के अंदर सेकंड इनिंग्स में जहां जरूरत थी। बात यहीं आके बैठती है कि जब तीसरे दिन के आखिर में आपने एग्रेशन इग्नाइट किया तो बहुत इंप्रेसिव था, क्योंकि चौथे दिन मोहम्मद सिराज वाकई नजर आया, क्योंकि मोहम्मद सिराज जब रिदम में बॉलिंग करता है वो एक अलग नस्ल का बॉलर लगता है, जब वो आउट ऑफ रिदम होता है तो बिल्कुल मोहम्मद शमी बन जाता है वो। सो व्हेन ही इज बॉलिंग इन रिदम ही इज डैम टू गुड, और जो मोहम्मद सिराज ने उस दिन सुबह चौथे दिन बॉलिंग की है वो वन ऑफ द बेस्ट पीसेस ऑफ हिज बॉलिंग थी इन रीसेंट टाइम्स। लेकिन जब इंग्लैंड भी बड़ा चालाक टीम है वहीद भाई, उनको पता था कि जब हमारे ऊपर आ रहा है ना हमने वापस कब देना है। जब उन्होंने वापस देना शुरू किया ना, इस पूरी 6 की 6 इनिंग्स में शुभमन गिल के 500 से ऊपर रन है, लेकिन आखिरी इनिंग्स मैंने शुभमन गिल को पे ना देखा। वो उसकी जिटरीनेस की, हालांकि दूसरे एंड से केएल राहुल उसको काम डाउन कर रहा है, रुक जा। हालांकि लेट्स नॉट फॉरगेट अली के ये बंदा 430 रन करके आया सेकंड टेस्ट में, और वो टेस्ट जीता है इंडिया, इसके रन्स की वजह से जीता है इंडिया वो टेस्ट मैच। लेकिन आई थिंक उस वक्त नॉर्मल हालात थे, दोनों टीमों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे थे, कोई स्लेजिंग नहीं हो रही थी। यहाँ आके सिचुएशन चेंज हुई थर्ड डे ऑनवर्ड्स, जब वो उसने शुभमन गिल ने जाके उसको कॉली को जो है वो किया मतलब कि तुम वो कर रहे हो, डिले कर रहे हो। बट आई थिंक लाइक मोर इम्पोर्टेंटली देन एनीथिंग एल्स, ये जो आप मतलब जो इंडियन टीम को आप देखते हैं, आई फील के गलतियां ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जांपल करुण नायर को इन्होंने, मुझे ऐसी फील आती है कि सिर्फ मीडिया प्रेशर की वजह से खिलाया। लेकिन आई फेल्ट के सह सुदर्शन जो पहला टेस्ट खेला उसने सेकंड में बुरी बैटिंग नहीं की थी, और आपने उसको एक टेस्ट बाद ही बैठा दिया। तो आई थिंक के करुण नायर का फेल होना इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए क्योंकि जब आप मैं करुण की गलती नहीं देखता इसके अंदर। आप खुद देखें ना, इतने आप देखें, आप इंग्लैंड के टूर पे जा रहे हैं, चले साई सुदर्शन, करुण नायर तो इस तरह आईपीएल में एक्टिवली है, साई सुदर्शन तो रेगुलरली गुजरात टाइटन से खेल रहे थे। आपने इनको कोई 2 दिन पहले तो पिक किया नहीं होगा। इन सब लड़कों को तकरीबन 1-1 महीना पहले पता होगा कि हमने इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है। ये दोनों लड़के अपना, आई एम प्रीटी श्योर कि अपने आप को मेंटली तैयार कर रहे होंगे कि साई सुदर्शन ने तीसरे पे खेलना है और करुण नायर ने छठे पे खेलना है, अपने रोल डिफाइन कर दिए होंगे। वो लड़के अपने आप को प्रिपेयर करके T20 से निकल के अपने आप को टेस्ट के मोड में डाल के, इंडिया से निकल के इंग्लैंड की कंडीशंस में अपने आप को अडैप्ट करके, एक बंदे ने अपने आप को छठे नंबर के लिए तैयार किया, एक बंदे ने अपने आप को तीसरे नंबर के लिए तैयार किया। फॉर्मेट दुनिया का कोई भी हो, ODI, T20, टेस्ट, हर रोल, हर स्लॉट का एक अलग बैटिंग रोल होता है। तीसरे नंबर का रोल छठे नंबर का नहीं हो सकता। आपको मेंटालिटी डिफरेंट चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स छठे नंबर को तो ये नहीं पता होता कि मैंने पुरानी बॉल खेलनी है या मैंने सेकंड न्यू बॉल खेलनी है। उसको वो मैन्यूवर का रोल खेलना पड़ता है, उसको वहां फ्लोटर बनना पड़ता है अपनी मेंटालिटी में। एक टेस्ट मैच के फेलियर के बाद आपने तीसरे वाले को बोला तू बाहर, और छठे वाले को बोला तुम तीसरे पे आ जाओ और अपनी मेंटालिटी क्या कर दो।
whosoever is blaming Karun Nair here, I don't agree with them because Karun Nair ने पहली इनिंग्स में जो इंडिया के 387 आए हैं ना पहली इनिंग्स के अंदर, वो सारा क्रेडिट करुण नायर का है, क्योंकि जो इंडिया अब देखा ना, ये मेरा पॉइंट है, दिस इज माय पॉइंट। जो सेकंड इनिंग्स में इंडिया के साथ हुआ है ना, वो पहली इनिंग्स में भी हो सकता था नहीं, क्योंकि जोफ्रा। अब यहाँ पर गलतियां किसकी है? हु इज टू ब्लेम? गौतम गंभीर। देखे ना, बात ये है कि आप मेरा बात है कि एक बंदे को सिंगल आउट करो, सह सुदर्शन करुण नायर तो खास करके 2 इंडिया ऐसे मैचेस खेला इंग्लैंड में, उसने रन्स किए, उसमें सरफराज खान खेला उसमें, उसने रन्स किए, उसको तो सेलेक्ट ही नहीं किया आपने। फिर आपने सह सुदर्शन को 1 मैच खिलवाया, 2 मैच खिलवाया उसने, उसमें मतलब इंग्लैंड में तो दे वर प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जब आप नीचे खिला रहे हो एकदम से, फिर एक टेस्ट के बाद आप कह रहे हो नहीं यार आप तो नंबर 3 पे आ जाओ, और वो भी ऐसे बंदे को जो कि 7 साल बाद खेल रहा है, कमबैक कर रहा है इंडियन टीम में, तो आप ज्यादती कर रहे हो। तो इट इज द हेड कोच हु हैज टू टेक बेयर रिस्पांसिबिलिटी, द कैप्टन हु हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस। कि आप गलत कॉल्स ले रहे हो ना यार, आप गलत कॉल लोगे तो फिर आप भुगतोगे उसको। देखिए गलत कभी कभार आपकी जो कॉल्स होती है ना, जब वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो हम इंडिया पाकिस्तान के लोग ना, हम रिजल्ट पे रिएक्टिव होते हैं। अगर हम ब्लंडर्स मार भी रहे हैं और हम जीत जाएं तो वी आर हैप्पी विद दैट। वही हमारे वाली एग्जाम्पल के, हमें डे 1 से पता था कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी आपको चल के आके मरवाएगी, लेकिन आप सेमीफाइनल्स खेल रहे थे, आप फाइनल्स खेल रहे थे, सब ओके थे, नैरेटिव था। जब आप हारना शुरू हुए और 18वीं रैंक यूएस से जब आप हारे, तो लोगों का जो सबर का पैमाना था वो लबरेज हो गया। सो हम रिएक्शन पे रिएक्टिव होते, हम ना रिजल्ट्स पे रिएक्टिव होते हैं। अब यस आई अग्री, देयर हैव बीन मेनी इश्यूज, जैसे वॉशिंगटन सुंदर का रोल क्लैरिटी नहीं था, लेकिन अगली सेकंड इनिंग्स के अंदर वो उसी बंदे ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर से लेके नीचे टेल तक को रैप अप किया। वरना वो जिस तरह जो रूट और बेन स्टोक्स ने वो जसप्रीत बुमराह के स्पेल के बाद रिकवर करना शुरू किया था, ऐसा लग रहा था ये तो 250-300 रन। मुझे एक बात बताओ अली, देखिए मुझे एक बात बताओ, ये 3 टेस्ट मैच हुए ना, अब आप मुझे बताओ 3 टेस्ट मैच हुए हैं, पहले टेस्ट से लेके तीसरे टेस्ट तक, ठीक? जब पहला टेस्ट हुआ, इंग्लैंड ने 2 दिन पहले अपनी प्लेइंग 11, मतलब 1 हफ्ते पहले स्क्वाड अनाउंस कर दिया था, 2 दिन पहले वो यही उनका रवायती स्टाइल है। हाँ, उस इंडिया लास्ट मोमेंट तक, डे ऑफ द मैच तक नहीं अनाउंस किया। सेकंड टेस्ट आया, वही इशू बिल्कुल, कि उन्होंने अनाउंस कर दिया जी ये हमारी टीम है, जॉफ्री आर्चर खेल रहा है, सॉरी जॉफ्री आर्चर नहीं, मतलब स्क्वाड में आया लेकिन वो खेलेगा नहीं, ठीक। तीसरे टेस्ट पे आप आ जाए, उन्होंने मतलब जो है अनाउंस कर दिया कि जी जॉफ्री आर्चर खेल रहा है। अब चौथा टेस्ट आ गया, शोएब बशीर इंजर्ड हो गया, उन्होंने 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया जी लियाम डायसन उसको रिप्लेस करेगा। देखिए व्हाट डज दिस शो? दिस शोज क्लैरिटी इन योर अप्रोच, योर प्लानिंग, कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इंडियन कैंप में मुझे इस वक्त क्लैरिटी की कमी महसूस हो रही है। उसकी एक वजह ये है कि यार वी हैव टू एक्सेप्ट कि जब इतने सीनियर प्लेयर्स लाइक कोहली और रोहित और अश्विन वगैरह चले जाए एक साथ टीम से, तो फर्क तो पड़ता है यार, ड्रेसिंग रूम में बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज दीज आर पीपल हु हैव बीन प्लेइंग फॉर 10-12 years टुगेदर, तो एक गैप तो आएगा। लेकिन एडवांटेज इंडिया को सिर्फ ये है कि इंडिया के ये जितने यंग प्लेयर्स हैं, ये सब कोहली और रोहित वगैरह के साथ पिछले 2-3 साल से खेल रहे हैं। तो बट यू थिंक इंडिया का कमबैक हो सकता है सीरीज में? मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मैं बस आपकी बात को सम अप करते, मैं गंभीर को इसलिए ब्लेम नहीं करता क्योंकि इंग्लैंड ये अफोर्ड करना इसलिए उसको कर सकता है क्योंकि इंग्लैंड का जो टीम चलती आ रही है ना, उनका सपोर्ट स्टाफ, उनका कप्तान, ये आज से नहीं आए। इंग्लैंड इज नॉट इन ट्रांजिशन बट वेयर एज इंडिया इज इन ट्रांजिशन, तो दैट इज वन रीजन कि मैं वो गंभीर को एक्सपेरिमेंट करने का जो मार्जिन है इसलिए होल सोली उसको बहुत आप बड़ा यार, आप बड़ा बचा रहे हैं गंभीर को। इंग्लैंड के तो मेन फास्ट बॉलर सारे इंजर्ड पड़े हुए थे सीरीज से पहले भाई, मैं माइक टिसन को भी नहीं करता, बॉलिंग खिला रहे वो नहीं, तो फिर मैं अपने वालों फिर मैंने इसलिए तो फिर बेन स्टोक्स की तारीफ भी तो की है कि वो सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक के साथ लीड कर रहा है, फिर उस वो उसका कन्विक्शन है ना अली, कन्विक्शन है ना कि यार ये हमने करना है, बस खत्म। आप तो यार वही हमारा मतलब इंडिया ही क्या पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम, टीम क्या है जी प्लेइंग 11, हम पिच देखेंगे, हम पिच को लास्ट मोमेंट पे असेस करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। अरे इसी वजह से मैंने माइक हेसन का भी नाम ले लिया साथ में, मैं कि माइक हेसन को भी मैं इसी तरह बेनिफिट ऑफ डाउट और मार्जिन दूंगा। लेकिन अगला टेस्ट मैच इंडिया का बिल्कुल चांस है बाउंस बैक करने का, लेकिन अब मुझे मुश्किलात दिख रही हैं। आर्चर अपनी पीक पकड़ चुका है, बेन स्टोक्स डीजल इंजन की तरह गर्म हो चुका है, गस एटकिंसन की वापसी हो रही है, इनका बैटिंग ऑर्डर रन्स करना शुरू कर दिए हैं, जो रूट के रन्स फंसे हुए थे आ रहे हैं, स्मिथ क्रैकर ऑफ अ
इनिंग्स खेलकर आ रहा वो है। तो पूरी सीरीज बहुत अच्छा खेला है। 184 से फिर 88 और जिस तरह वो इनिंग्स खेल रहा है, फिर उसके बाद हैरी ब्रूक और प्लस लियम डॉसन की वापसी, वो वापसी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूं, क्योंकि वहीद भाई वो सिर्फ बॉलर नहीं है, वो पूरा बल्लेबाज भी है। वो शोएब बशीर से ज्यादा, 2 शोएब बशीर मिला लो तो उससे लेकिन ज्यादा पता है अली, बड़ा मैं बल्लेबाज। समझता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन ये बड़ा सिंपल, ये जितना इंडिया की टीम है ना, जिसको भी अब ये खिलाते हैं, मतलब आई डोंट केयर जिसको भी खिला रहे हैं, आई जस्ट थिंक दैट दे नीड टू जस्ट फोकस ऑन क्रिकेट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्वड इन ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स के तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, उसको आवाजें कस रही है, छोड़ दो, फोकस करो अपने गेम पे। और आई थिंक के वही वाली बात है कि बॉलिंग अटैक इंडिया का बहुत अच्छा है। Even now, I consider this India's bowling attack better than England's, even if Archer plays and Gus Atkinson plays. दूसरा, इंडिया के पास आई थिंक जो यूटिलाइजेशन स्पिनर्स की होनी चाहिए वो बेहतर होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन स्पिनर्स। बाकी यार आपकी अप्रोच सारा मैटर करेगी, अगर आप अप्रोच आपकी ठीक रही, आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है कि इंडिया ने थोड़ा सा अंडरस्टिमेट कर दिया इंग्लैंड को थर्ड टेस्ट में, विच लेड टू द डिफीट। आई थिंक आप अगर सुंदर का वो पढ़ लो, बस सुंदर ही क्या बल्कि वो बाकी भी उनके जो जर्नलिस्ट वगैरह थे या उनके जो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स थे, उन्होंने तो चौथे दिन जिता दिया था ना इंडिया को, उन्होंने कहा जी ये तो बस 2-1 हो गया, खत्म कहानी। तो जब आपका एक बंदा ऐसे खड़ा होके मतलब लाइव इंटरव्यू में ये कह दे कि जी विल फिनिश इट ऑफ बाय लंच एंड विल विन बाय लंच, तो फिर आपकी अप्रोच ही गलत है। ये क्रिकेट है भाई, ये ग्लोरियस गेम ऑफ सर्टेनिटीज है। तो आई थिंक इंडिया इज वेरी मच इन अ चांस, और अगर ये 2-2 हो जाए तो बहुत ही मजा आएगा फिर सीरीज का लास्ट टेस्ट, तो फिर वाकई बहुत मजा आएगा। और मैं तो कहता हूँ जिस देखें इस यंग टीम की ना, मैं एक तारीफ जरूर करता हूँ कि वॉट एवर इट इज, बिफोर कमिंग टू इंग्लैंड, बिफोर दे लैंडेड हियर, देयर वाज अ परसेप्शन कि भाई साहब इंग्लैंड उड़ा के फेंक देगा, ये एक टेस्ट मैच भी जीत गया तो बहुत बड़ी गनीमत की बात है। बट क्रेडिट लाइज विद दिस टीम, विद ऑल द इश्यूज, विद ऑल द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एज फार एज गौतम गंभीर इज कंसर्न्ड, बट ये क्रेडिट तुम वहीद भाई आप नहीं ले सकते इस यंग टीम से कि 15 दिन कंपेटिटिव क्रिकेट टो टू टो खेले इंग्लैंड के साथ। तीसरे टेस्ट मैच भी टो टू टो हुआ है, एक बल्लेबाज में टक्का था। ये तो चेन्नई वो जो आउट हुआ है सिराज, मुझे तो जवागल श्रीनाथ और सकलेन याद आ गए, चेन्नई 99 सिमिलर सिचुएशन। लेकिन आप ये देखें यार, जो कमाल था ना वो ये था कि आप ये देखें उस बंदे ने सही स्ट्रेट बैट से खेला है, और जब बॉल आप खेलते हैं तो उमन बॉल सामने जाता है। अब आप किस्मत देखें यार, वो बॉल नीचे गिरी और अननेचुरली रोल होके पीछे चले गई उसके, और उसको किसी को पता ही नहीं कि वो पीछे जा चुकी है। श्रीनाथ भी ऐसे ही हुआ, श्रीनाथ भी। आप 1990 टूर पे गए थे ना, उस टेस्ट मैच का आपने कवर किया था ना? तो बस आपके लिए तो मेरे ख्याल से एक वो चेन्नई का जो टेस्ट मैच था उसमें यानी कि जो क्लासिकल चीज थी ना वो थी सचिन के जो 100 किए थे सेकंड इनिंग्स में, एंड यू कुड सी के वसीम बार बार सब बॉलर्स को एक ही बात कर रहा था कि यार इसको आउट करो, बस ये आउट हो गया आप जीत जाएंगे मैच। और उन्होंने इवेंचुअली, उनको पता था कि इसको प्रॉब्लम आ रही है बैक में, सचिन को उसमें बैक में प्रॉब्लम थी, ही केप्ट ऑन परसिस्टिंग विद सकलेन, और सकलेन को उसने सिर्फ इतना, उसने इसको बाहर निकालो खेलने की, थोड़ा इसको स्ट्रेच कराओ। इवेंचुअली कर गया गलती सचिन, क्योंकि उसको प्रॉब्लम तो हो रही थी। जितना भी ग्रेट बैट्समैन है, अगर आपको फिजिकल आप किसी डिस्कम्फर्ट में तो फर्क पड़ता है, लंबा शॉट खेला खड़ा हो गया। लेकिन बहरहाल, लेकिन यार मैं वो दिन अब याद करता हूँ ना अली, तो मुझे अफसोस भी होता है आजकल के हालात देख के। 60,000 क्राउड, पाकिस्तान जीत रहा है और क्राउड उठ के तालियां बजा रहा है, पाकिस्तान दी थी और विक्ट्री लैप लिया जा रहा है। देखें आप यार, कमाल। एनीवे अली, थैंक्स अ लॉट यार, तब्दील होते हैं। बड़ा मजा आया आपसे बात करके। ये तो ऑनर की बात है आपके साथ शो करना, मैं तो हर दफा नहीं, आज बड़ा मजा आया यार बात करके, आज अच्छी डिस्कशन रही। तो इंशाल्लाह फिर आगे भी बात करेंगे। अभी तो क्रिकेट भी काफी होने वाली है, अभी तो थोड़ा क्रिकेट है। जितवा किसको रहे हैं कल बुड्डो में किसको जितवा रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान मैच गर्मा गर्म होगा, वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैच है लेकिन होना गर्मा यार। वो जो पाकिस्तान की टीम है, जिस तरह से उसमें एक्टिव प्लेयर्स हैं, आई एम सरप्राइज पाकिस्तान लूज। मतलब सारे उसमें 3-4 एक्टिव प्लेयर्स खेल रहे हैं आपके यार, मतलब सोहेल खान वगैरह सब मतलब अभी खेल रहे हैं यार, रुमान रईस वगैरह, ऐसा थोड़ी है क्योंकि वो बुढ़े हो गए। तो आई एम शर्जील खान खेल रहा है आपका, कैसे बोलते हैं, कामी को भी, मतलब इज वेरी एक्टिव इन क्लब क्रिकेट, कामी बहुत खेलता है। अच्छा, वैसे कल के तीनों मैच में जो पाकिस्तान की एक ट्रेडमार्क है ना, एक तो वो रन आउट, दोनों एक एंड पे पहुंच गए, कामरान अकमल का कैच ड्रॉप करना, वहाब का नो बॉल करना, मैंने कहा लड़के हमारे पुराने जमाने में कायम है, निकल रहे। लेकिन ये बात है कि अनलाइक 2 ऑफ आवर सो कॉल्ड ग्रेट फास्ट बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स, आपने देखा शाहीन एंड हारिस,
मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मतलब कैसे बोलते हैं, करंट लॉट की मैं बात कर रहा था। लेकिन कल आपने देखा कि जो पुराने हमारे बॉलर्स थे उन्होंने कैसे डिफेंड किया टोटल डिफेंड को, किया। ये तरीका होता है। और हम क्या देखते आते हैं कि एक एक ओवर में 22-22 रन खा रहे हैं हमारे बॉलर्स, और जब जरूरत सही पड़ती बात। है तो 18 रन खा रहा होता है एक बंदा, 16 रन खा रहा होता है। एनीवे छोड़े, एनीवे थैंक्स यार अली, तो फिर अर्जुन इंशाल्लाह भाई, फिर बातचीत होगी। टेक केयर, टेक केयर। ओके, थैंक यू जी।